आज के वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट है तो उसके कारण किसी बिंदु पर हमें वैद्युत की तीव्रता को निकालना है। तो यहाँ पे जो हम तीव्रता निकालेंगे वो गॉस लॉ की सहायता से निकालेंगे, इसलिए हम जो एप्लीकेशंस चल रहे हैं अभी गॉस लॉ के, उसके अंतर्गत हम इसको देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा एक बात यहाँ पे और समझ लो, जो प्लेट हमने बताया इनफाइनाइट शीट है या प्लेट है, तो ये दो तरह की हो सकती है, या तो कंडक्टिंग हो सकती है या नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, कंडक्टिंग है, इसके बाद नॉन कंडक्टिंग देखेंगे, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस बताएं, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज में रहता है, इसके दोनों के में फॉर्मूले में बड़ा छोटा सा अंतर होता है, तो हमेशा वो डाउट में रहता है। तो हम इसको दोनों को एक साथ पढ़ के उसको डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सीट बना देते हैं। तो सीट हमने बनाई, या प्लेट भी बोल सकते हैं। तो ये प्लेट जो है वो हल्का सा जो है, तो पतली सीट तो पतली होती है, लेकिन जब उसको बहुत पास से देखेंगे तो देखेंगे वो 3 डायमेंशन, यानी कि थोड़ा सा उसमें मोटाई होगी। जब मोटाई होगी तो हम उसको साइड में ऐसे देख रहे हैं, तो ये इस तरह से प्लेट मोटी यहाँ पे दिखा दिया, ये पूरी प्लेट है। ठीक है, और ये प्लेट कैसी इनफाइनाइट है, लेकिन हमने छोटा सा पीस लेकर उसको समझेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, कंडक्टर की कंडीशन होती है, जब आप इसको चार्ज देंगे किसी भी पॉइंट पर, आपने यहाँ पे चार्ज दिया क्यू चार्ज, तो ये चार्ज पूरे में सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा, सरफेस में, पृष्ठ पे आवेश डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता, अंदर चार्ज जीरो होता है। किसमें, कंडक्टर के केस में, यानी कि चालक की कंडीशन में। ठीक है, हम अभी क्या देख रहे हैं, जो इनफाइनाइट यानी अनंत विस्तार की कोई चालक प्लेट है, उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने चार्ज जब दिया तो चार्ज कहाँ कहाँ फैल जाएगा, इस तरह से पूरे में फैल जाएगा, यहाँ फैल गया, यहाँ फैल गया। अच्छा, यहाँ पे इसलिए नहीं फैला, ये तो प्लेट जो है वो सीट है, वो तो ऊपर अनंत में पूरे में फैली हुई है। तो जब पूरे सीट ऐसे फैली हुई है तो सामने में आवेश होगा, उसके पीछे बैक साइड में होगा, लेकिन उसके जो ऊपर किनारे हैं वहाँ पे तो होगा नहीं, वो तो अनंत तक जा रहे हैं, उसमें उसका छोर में मिलेगा नहीं। तो हमें यहाँ के लिए नहीं निकालना, हमें फ्रंट के लिए निकालना। और मोटाई हमने इसलिए दिखा दी जिससे कि आप देख सको, समझ सको अंदर क्या चल रहा है उसके। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है हमें निकालना कहाँ है, निकालना किस पॉइंट पर है वैद्युत क्षेत्र। तो हमें इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकालना है। तो थोड़ा सा इसको पी को हम साइड में कर लेते हैं, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे हमें ये देखना है, अब हमें ये सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करना है गॉसेस लॉ से। ठीक है, गॉस लॉ लगा के हमको सॉल्व करना है। तो जब भी हम गॉस लॉ लगाते हैं तो सबसे पहले हमें गॉसियन पृष्ठ की रचना करना पड़ती है। तो हम यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ की रचना इस तरह से करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी जगह कंटिन्यूअस मिले, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे तो जो चार्ज यहाँ पे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, जब चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे, इसके परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आ रही है, यदि ये कोई प्लेट है, इस पे पूरे में आवेश पूरे में फैला हुआ है, तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आवेश से कैसे निकलता है, पर बाहर की ओर निकलता है। तो इस तरह से ये निकलेगा पूरे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन होगी पूरे में इस तरह से होगी, इससे ऐसे ऐसे इस तरीके से। बात समझ में आ रही। अच्छा, जब हमें इसकी डायरेक्शन पता चल गई, क्या पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इस दिशा में है। ठीक है, तो इस पूरे में, बात समझ में आ रही, इस पूरे में। अच्छा, इस तरफ भी होगी, लेकिन हमें इस साइड से मतलब है, क्योंकि यदि बीच में भी आवेश होता, बीच में भी फैला होता, तब हम पूरे को कंसीडर करते, जो कि हमारे जो दूसरा पॉइंट है नॉन कंडक्टिंग सीट, उसमें हम उससे बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं गॉसियन पृष्ठ बना लें जल्दी से। तो हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया, यहाँ पे ये गॉसियन पृष्ठ बन गया। अच्छा, और गॉसियन पृष्ठ हम इस प्रकार से बनाते हैं कि जो बिंदु P हो वो हमारे गॉसियन पृष्ठ के ऊपर आ जाए, गॉसियन सरफेस के ऊपर आ जाए। ठीक है, ऊपर आ गया। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पीस कितना सा आएगा सीट का, सीट क्या है, इस तरह से हमारे पास कोई सीट है, ये हाथ, ये पूरी सीट है। इस सीट के अंदर हमें यहाँ छोटा सा एरिया को बंद करना है। तो छोटे से एरिया को बंद करने के लिए हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना है। तो ऐसा गॉसियन पृष्ठ बनाना है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सभी जगह कांस्टेंट हो। तो सबसे अच्छा गॉसियन पृष्ठ कैसा बनता है, इसके लिए बेलनाकार बनता है। बात समझ में आ रही, कैसा बनता है, बेलनाकार। तो ये सब चीज़ें हमें पता है पहले से कि बेलनाकार होगा, प्रैक्टिस की है, इसलिए आप लोग भी
पता चल जाएगा धीरे धीरे कि किसके लिए हमें कैसा गॉसियन पृष्ठ लेना है। तो जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे किसके लिए कौन सा गॉसियन पृष्ठ कैसा वाला लेना है। और कुछ हमने कंडीशंस बताएंगे, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करके वेरीफाई कर लेंगे, इतना तो हो सकता है, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे कैसा है, बेलनाकार है। जब बेलनाकार है तो हमने इसको इस तरह से अंदर डाल दिया, ठीक है, सीट के अंदर डाला। तो यहाँ पे जब ये बीच जो बेलन है ये अंदर से खोखला है, बात समझ में आ रही। जब आप इसको अंदर डालोगे तो इसका जो छोटा सा एरिया है, सीट का इतना सा एरिया है, ये बेलन के अंदर यहाँ फिट हो जाएगा। और बेलन कैसा है, बेलन हमारे पास इस तरह से ये गॉसियन पृष्ठ है, ये अंदर इसके बंद हो गया। तो ये वो पूरा सीट हटा दोगे, इतना सा एरिया लोगे तो देखोगे कि इतना सा सीट का एरिया जो है वो बिल्कुल बंद हो गया है। अब इसके कारण जो वैद्युत छेद की तीव्रता होगी यहाँ पे जो होगी वही बराबर होगी, यहाँ पे भी बराबर होगी, यहाँ पे सभी जगह बराबर होगी। यदि आप गोलाकार ले लेंगे, ऐसा गोलाकार ले लेंगे गॉसियन पृष्ठ, तो यहाँ पे देखो इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी ज़्यादा है, इसकी दूरी और कम है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कैसा लेंगे, बेलनाकार ही इसका गॉसियन पृष्ठ लेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने गॉसियन पृष्ठ बहुत आसानी से बना लिया और ये भी बता दिया थी ऊपर वाला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस दिशा में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे जाएगी यहाँ से, तो इस पृष्ठ से होकर कैसे निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पहले बता चुके हैं, इसको फिर से देखो कि बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं, 3 होते हैं, एक ये सामने वाला, एक पीछे वाला इसके, और एक ये वाला, ठीक है, 3 पृष्ठ हो गए। तो एक ये वाला पृष्ठ को हम इसको ले लेते हैं S1, क्या ले लेते हैं S1। ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है बेलन का, ये सामने वाला ये पृष्ठ है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन जो होगी एरिया वेक्टर होगा वो यहीं पे इसके परपेंडिकुलर तो होगा। तो जब इसके परपेंडिकुलर होगा तो ये S1 ले लो, इसकी S1 की डायरेक्शन कितनी होगी, S1 की डायरेक्शन यहाँ होगी, ठीक है। और ये इस तरफ S3 ले लो, S2 यहाँ पे ले लो, ये S2 हो गया, ये ले लो S3, S3 की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसके ये अपोजिट फेस, ये वाला फेस इसके अपोजिट है, तो इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसकी बात आती है इसकी, ये वाला जो सरफेस है, यहाँ ये जो सरफेस है, आप यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लो, यहाँ पे छोटा सा एरिया लो, कहीं पे भी छोटा सा एरिया ले लो, आपने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे एरिया लिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की ओर निकलेगी। और यदि मार्कर को ऐसा कर दो तो यहाँ से ये कहाँ निकलेगी, ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पूरा सरफेस में कहीं भी देखोगे तो डायरेक्शन S2 की कहाँ होगी, ऊपर की इसके परपेंडिकुलर यहाँ होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो हमने आपको कंडीशंस पहले बताई कि गॉसियन पृष्ठ के लिए थोड़ा सा चेक कर लो हमारा सही बना कि नहीं बना, उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हम चेक करते हैं, या हमारा 0 हो या हमारा 90 हो। तो जब ये दोनों कंडीशन होगी तो गॉसियन पृष्ठ लगभग बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना है इन दोनों के बीच का, 0, और यहाँ पे कितना है, 90, ठीक है। तो ये हमारा अच्छा गॉसियन पृष्ठ है। अब बात आती है पीछे की, तो पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्यों, जब सीट है तो सीट कुछ मोटी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जब देखेंगे फिगर बनाएंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि कुछ ना कुछ इसकी मोटाई है, ठीक है। जब बहुत सूक्ष्म तरीके से देखेंगे इसको, तो जब इसको यहाँ पे ऐसे देखा तो प्लस जो चार्ज है वो सीट के बाहर सरफेस पर होता है कंडक्टिंग की कंडीशन में, जो कंडक्टर की कंडीशन में, ठीक है। तो अंदर चार्ज देंगे तो उसकी वजह से कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ है, यहाँ पे इस वाले पृष्ठ पे इस तरफ है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो गॉसेस लॉ से हम क्या जानते हैं, गॉस लॉ से हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है फाई बराबर होता है इंक्लोज चार्ज, यानी नेट चार्ज इसके अंदर जो बंद सरफेस के अंदर, और बटे एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसके यहाँ पे आवेश कितना बंद है, कैसा, कुछ ना कुछ आवेश क्यों होगा, लेकिन हम आवेश नहीं लेते हैं, इसको चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ये सीट जो है जब ऐसी कंडीशन हो कि अनंत है, विस्तार है, कि बहुत लॉन्ग है, कुछ भी इस तरह से लॉन्ग वायर है या कुछ जब ऐसा होता है, तो आपने देखा होगा हमारा पहले वाला वीडियो, हमारे पास एक लॉन्ग वायर था, यानी कि अनंत लंबाई का तार था, तो उसमें भी हमने चार्ज को चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम ये मान लेंगे कि इतने एरिया में चार्ज इतना है, तो हमारे पास जब भी कोई कैलकुलेशन पूछी जाएगी पूरे के लिए, तो उसी हिसाब से हम बता देंगे कि चार्ज पूरे में समान रूप से फैला हुआ है, इससे ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो
अब यहाँ पे जो चार्ज कुछ ना कुछ होगा, यदि ये जो सीट है ये ऐसी सीट बोर्ड है, सीट है यानी कि 2 डायमेंशन है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज घनत्व होगा, यहाँ पे होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। कौन सा? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एस होता है, क्यू अपॉन एस होता है, एस क्या है? एरिया होता है जो सरफेस लिया जा रहा है। अच्छा, लेकिन हमें क्यू बराबर निकालना हो तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू एस। ठीक है, तो इस आवेश की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो फाई बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फ्लक्स। किससे? गॉस लॉ से। मतलब गॉस लॉ से हम फ्लक्स निकाल लिया हमने आसानी से। अब हमें फ्लक्स निकालना नहीं है हमारा मकसद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब हमने ये गॉस लॉ से तो देख लिया, अब हमें किससे देखना है? अब हमें डेफिनेशन लगानी है फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स की। अभी हमने गॉस की लगाई थी, ठीक है, तो दोनों की साथ में लगाते हैं एक करके। अब ये फ्लक्स की क्या होती है? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये हम पहले बता चुके हैं बहुत बार। तो ई जब डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे यहाँ पे तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पे 3 पृष्ठ बन रहा है, 1 2 3। जब 3 पृष्ठ बनेंगे तो 3 के लिए हमें तीनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो E1 सॉरी नहीं लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही है दोनों में। अच्छा, चलो यहाँ पे E1 लिख देते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। जरूरत नहीं है लेकिन हम लिख रहे हैं जानबूझ के जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। E1 ds1 cos थीटा 1 प्लस E2 ds2 cos थीटा 2 प्लस E3 सॉरी ds3 cos थीटा 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है? फाई है, तो फाई बराबर हमको निकालना है। तो E1 ये सरफेस कौन सा? ये वाला। यहाँ पे E कितना है? हमारा E1 की वैल्यू जो है E ही है, तो यहाँ पे E कर देंगे हम। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ds1 है। अच्छा, लेकिन इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का जो एंगल थीटा है वो 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जब cos 0 यहाँ रखेंगे थीटा 1 तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म cos थीटा नहीं लिखेंगे, बस प्लस लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखेंगे इसको 2 वाले को, तो यहाँ पे 2 क्या है? S2 छोटा सा पार्ट लेंगे यदि तो बन जाएगा ds2। तो हम यहाँ पे देखेंगे इनके बीच का जो एंगल है थीटा 2, तो थीटा 2 90 है, तो cos 90 की वैल्यू 0। तो हमने सीधे अभी क्या कर रहे हैं? थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जो टर्म 0 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फालतू में कैलकुलेशन करें हम, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है। तो ये 0, इसके बाद इसको हटाओ, 0 कर दो, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे E3, अभी हमने क्या बोला कि पीछे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो पूरा टर्म बस हमारे पास कितना बचा? ये बचा EDS1। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, यदि ये वाला जो पार्ट है, ये जो सरफेस है, हमने यहाँ पे जो मार्कर लिया है, इसका जो फ्रंट वाला, इसका जो एरिया टोटल उसको हम यदि S मान लें, कितना ले लें? S। जो हम जब S ले लेंगे, अच्छा एक बात देखो, ये इंटीग्रेशन में थोड़ा सा और समझ लो, अच्छे से समझ लो। यहाँ पे EDS1 है और हमको ये पता है कि इस पूरे जो पृष्ठ है, ये जो सरफेस इसका यहाँ पे है, इसके हर बिंदु पर समझो, इसके हर बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही है, ये बाहर जा रही है, वो सभी जगह बराबर है। जब वो सभी जगह बराबर है तो वो कांस्टेंट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कांस्टेंट हो जाती है तो इस कंडीशन में ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो हो गया EDS1। और इसकी वैल्यू हमने कितनी बता रही? इंटीग्रेशन कितना? टोटल इसका सरफेस इसका एरिया, तो एरिया हमने कितना मान लेंगे? S मान लेंगे, क्योंकि हमने पहले कितना लिया है? S माना है। ठीक है, तो यहाँ पे S मान लेंगे, तो इसकी जब इंटीग्रेशन सॉल्व करके रखेंगे तो यहाँ पे S हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे यदि हमने छोटा सा भाग ले रहे हैं तो यहाँ पे भी d फाई होगा, ये समझो। यहाँ पे भी जो फ्लक्स है वो फ्लक्स की छोटी सी मात्रा है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? फाई इक्वल ES1, ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही? ये इक्वेशन कौन सा है? ये इक्वेशन है सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लिया है वो S ले लो,
क्योंकि इसका जो एरिया है वो एस लिया, क्योंकि इन सब से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। यदि यहाँ S1 ले रहा है तो यहाँ पे भी ये S1 ही होगा, इसके बंद है। बात समझ में आई? चार्ज जो फैला है वो कहाँ फैला है? चार्ज जो फैला है, जब इसको बंद करोगे और इसको बेलन को अंदर डालोगे और अच्छे से समझो तो सीट, इसने जो एरिया काटा वो यही वाला तो एरिया काटेगा, यही वाला तो एरिया काटेगा। जब ये बेलन अंदर जाएगा सीट का इतना हिस्सा तो एरिया काटेगा। तो जितना एरिया ये इसका हुआ उतना तो एरिया इसी का होगा, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया ये होगा। यदि आपने इसको S1 लिया है तो ये भी S1 हो जाएगा, ठीक है। और ये S2 जो S3 लिया है ये भी S1 ही होगा, लेकिन हमने इसलिए अलग लिख दिया है जिससे कि आपको नाम याद रहे, तो अलग अलग समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो आवेश है वो कितने में फैला हुआ होगा? वो इतने में तो फैला, और इसका एरिया कितना है? S1 है। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी S1 लिख सकते हो, यदि हमने यहाँ S1 लिखा। बात समझ में आ रही? यहाँ पे एरिया कौन सा, आवेश किस में फैला है? आवेश इसी वाले में तो फैला है। बात समझ में आ रही? आवेश ऐसे तो फैला नहीं है, आवेश तो इसी में फैला है। यहाँ पे तो ये जो है वो तो गॉसियन पृष्ठ है। दोनों में अंतर समझो, कंफ्यूज ना हो कोई। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को इक्वल जब कर देंगे तो ES1 बराबर सिग्मा S1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। जब दोनों को बराबर करेंगे तो ES1 बराबर सिग्मा S1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। S1 से S1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया कि इस पॉइंट पर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दिशा तो हमें पता है ऐसे ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमें क्या देखना है, यदि हमारे पास कंडक्टिंग की जगह नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो नॉन कंडक्टिंग कंडीशन क्या होती है, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, कुछ भी है, तो उसमें जब आप किसी एक पॉइंट पर आवेश दोगे तो वो आवेश वहीं पर रहेगा। यदि आवेश आप पूरे में दोगे तभी, जब दोगे आवेश खुद से हर अलग अलग पॉइंट पर जब दोगे तभी वहां आवेश पहुंचेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहां दिया पूरे में फैल जाए। किसमें? जब कोई नॉन कंडक्ट अचालक कुचालक कुछ प्लेटों हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आवेश जब अचालक में, अब किसकी बात होगी? अचालक की होगी, ठीक है, कुचालक यानी कि। तो यहाँ पे जो आवेश दिया जाएगा वो खुद से हर बिंदु पर दिया होगा, तो हम मान के चलते हैं कि आवेश इस तरह से पूरे में फैला हुआ है, ठीक है। अभी किसकी कंडीशन थी? ये कि चालक की, ये हो गया। अब देखो इस कंडीशन में जो हमें लेना पड़ता है गॉसियन पृष्ठ, वो इस साइड भी लेना पड़ेगा, इस साइड भी लेना पड़ेगा। यदि इस साइड नहीं भी लेते हो, मान लिया साइड ले लिया, यदि नहीं भी लेते हो तो आप जब यहां पे निकालोगे, आप चलो यहीं पे देख लो, इसी में देखो तो कंफ्यूजन नहीं रहोगे। आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालोगे तो देखोगे कि यहां पे भी आवेश है, यानी कि इस साइड भी आवेश होगा। जब इस साइड भी आवेश होगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना यहाँ पे भी बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पृष्ठ पे भी रहेगा। बात समझ में आ रही? और जितना आवेश इस तरफ है उतना ही आवेश इस तरफ भी रहेगा, तो उतना ही आवेश इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी इस तरफ है उतनी इस तरफ, यानी कि दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर है। और S1 और S3 जो हैं ये भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो बेलन है वो तो इसका जो पृष्ठ का एरिया यहाँ का बराबर होगा, कॉमन सी बात है। अच्छा, यहाँ जब E दोनों साइड बराबर है तो अब देखो यहाँ पे जो हमने ये वाला टर्म लिया था इसको जीरो कर दिया था E3 की वजह से, अब हम इसको जीरो नहीं कर पाएंगे। जब जीरो नहीं कर पाएंगे तब क्या हो जाएगा? तब हम लिखेंगे यहाँ पे सॉरी EDS, देखो यहाँ पे DS3 है लेकिन ये S1 के बराबर, तो इसको भी हम DS1 कर देंगे। जब S3 और S1 बराबर है इसलिए हमने यहाँ पे S3 की जगह S1 कर दिया। अच्छा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब यहाँ 2 आ जाएगा तब इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन इसका कितना है? S1 है, तो यहाँ S1। तो बस हुआ क्या कि अब 2 आ गया मल्टीप्लाई में। जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया है तो ये 2 कहाँ रहेगा भाई? यहाँ पे भी आएगा। जब 2 यहाँ पे भी आएगा तो 2 ये अपॉन में नीचे जाएगा इसके, और S1 से S1 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ये 2 इसके किसके लिए?
नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है। तो डाउट वाली बात कहाँ रहती है, इस वाले में और इस वाले में, यानी कि इन दोनों में अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो मैक्सिमम जो कंडीशंस हमको मिलेंगी सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, वो नॉन कंडक्टिंग रहेंगी, यानी कि हमें कौन वाला ई लेना पड़ेगा, ये वाला। बात समझ में आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन देखेंगे जो हमने अभी निकाला है ना, ये कि कई सारी प्लेटें रखी हुई एक साथ, ठीक है, उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर कितना होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।